हाँ दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे पीवाई की सीरीज, जो हमारी एसएससी से संबंधित है, जो हमारी एसएससी के लिए सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए तो चलते हैं अपने क्वेश्चनों पर। पहला प्रश्न है, प्रारंभिक वैदिक अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से गतिविधि पर आधारित थी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी, कृषि। कृषि पर आधारित थी हमारी अर्थव्यवस्था। वैदिक सभ्यता जो 1500 से 600 ईसा पूर्व तक थी, इसे दो भागों में विभाजित किया गया है। एक है पूर्व वैदिक काल, जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक थी। दूसरी है उत्तर वैदिक काल, जो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक थी। पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल के बारे में देखेंगे। इसमें बाल विवाह प्रचलन में नहीं था। विधवा विधवा पुनर्विवाह होते थे। विधवा अपने पति के छोटे भाई से शादी करती थी। इसमें यह पितृ सत्तात्मक समाज था, जिसमें पिता को अधिक मान्यता दी जाती थी। यह गाय को पवित्र व अमूल्य संपत्ति माना जाता था। इसमें राजनीतिक व्यवस्था थी, राजतंत्र प्रशासन शासन प्रणाली थी। इसमें सभा कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोगों का समुदाय था। समिति आम लोगों का समुदाय था। विद्य विदात विद्य विद्यता धार्मिक उद्देश्य के लिए की यह एक सभा थी। उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक था, इसमें राजनीतिक व्यवस्था थी। सभा, इसमें औरतों को बैठने की अनुमति नहीं थी। इसमें समिति विदा तीनों एक जैसी थीं। समाज वर्ण में विभाजित में था। इसमें वर्ण चार भागों में विभाजित था। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी। गोत्र प्रणाली का उदय हुआ। चार आश्रम बताए गए हैं इसमें, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास। दूसरा प्रश्न है, भगवान महावीर को मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ है। इसका है ऑप्शन नंबर बी, पावापुरी में। भगवान महावीर को पावापुरी में मोक्ष प्राप्त हुआ है। यह है जैन धर्म के जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। श्रवण बेलगोला चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा संलेखन व्रत से प्राण त्याग दिए थे। यह कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक महामताभिषेक उत्सव, जहाँ गोमतेश्वर बाहुबली का मंदिर है, यहाँ 12 वर्ष में मनाया जाता है यह उत्सव, महामत्स्य अभिषेक उत्सव। माउंट आबू दरबार जैन मंदिर का निर्माण किया है। बास्तवाल बंधु द्वारा निर्माण कराया गया है इसका। महावीर 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। 14वें तीर्थंकर थे ऋषभदेव, इनका चिन्ह था बैल। 22 में फर्स्ट तीर्थंकर थे ऋषभदेव, इनका चिन्ह था बैल। 22 में तीर्थंकर थे अष्टनेमी। 23 में तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। वर्धमान महावीर के बारे में देखेंगे अपन। वर्धमान महावीर, इनका जन्म 540 ईसा पूर्व पहले हुआ था। कुंडल ब्राह्म वैशाली में हुआ था, जो बिहार में स्थित है। इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व 72 वर्ष में हो गई थी। पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। बिहार शरीफ, बिहार के जिन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। यह ज्ञाता कुल के थे, क्षत्रिय वंश के थे। इनकी माता त्रिशला थी, पत्नी यशोदा थी, पुत्री अनोजा प्रियदर्शनी थी। इन्होंने गृह त्याग दिया था 30 वर्ष की आयु में, और ज्ञान प्राप्त हुआ था 42 वर्ष की आयु में पीपल वृक्ष के नीचे। पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति जितेंद्रिय कहा जाता है, हिंदुओं पर विजय पाने वाला। इनका सिद्धांत, इन्होंने सिद्धांत दिया, 5 सिद्धांत दिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पहला सिद्धांत अहिंसा, हिंसा न करना, सत्य, सदा सत्य बोलना, अस्तेय, चोरी न करना,
ब्रह्मचर्य का मतलब था ब्रह्मचर्य का पालन करना, अभी अपरिग्रह भौतिक सुख से दूर रहना। जैन दर्शन 3 हैं, जिनमें उन्होंने बताया सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन। तीसरा प्रश्न है, वर्ष 1320 से 1414 तक दिल्ली पर शासन करने वाले तुगलक वंश के शासकों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? इसका आंसर है पहला गयासुद्दीन तुगलक था, फिर मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर सी गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 तक रहा था, और मोहम्मद बिन तुगलक यह 1325 से 1351 के बीच रहा था। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1386 के बीच रहा था। उलूग खान उपाधि या बलवान की उपाधि थी, जो गुलाब वंश का एक शासक था। इसे यह उपाधि नसरुद्दीन महमूद द्वारा प्रदान की गई थी। सुल्तान बलबन के अधीन बंगाल के गवर्नर जनरल तुगलक बेग ने बलबन के खिलाफ विद्रोह कर दिया। 1279 में खुद को बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 के बीच में इसने शासन किया। सैनिकों की नकद भुगतान नहीं दिया जाता था, बल्कि उन्हें भूमि राजस्व के आधार पर भुगतान किया जाता था। इनके समय में जजिया एक अलग कर बन गया था। कई नहरें की मरम्मत की गई और हक सर्व हासिल सर्व कर लगाया गया। इन्होंने स्थापना की शहर है निम्न, यह इसमें से एक फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर, फिरोजाबाद। मोहम्मद तुगलक का नाम था जौनपुर, जो इसने जौना नाम था, इसने फिरोज शाह तुगलक ने जौना के नाम से जौनपुर शहर की स्थापना की। दिल्ली में एक अस्पताल की स्थापना की जिसका नाम था दारुल सफ़ा। न्याय विभाग दीवान खैरात की न्याय विभाग की स्थापना की, और गरीब लड़कियों की शादी के लिए बनाया गया था ये दीवान खैरात। उनके प्रधानमंत्री खान जहां मकबूल थे। एकता व्यवस्था की वंशानुगत कर दिया है मोहम्मद फिरोज शाह तुगलक ने। तैमूर का आक्रमण 1398 ईस्वी में हुआ था। 1398 ईस्वी में हुआ था। यह मंगोल था। इसने अंतिम अंतिम तुगलक शासक मोहम्मद शाह तुगलक के दौरान भारत पर आक्रमण किया था। यह अपने साथ हीरा भी ले गया था। कुतुब मीनार का निर्माण, पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहली मंजिल का निर्माण कराया। इल्तुतमिश ने 3 मंजिलों का निर्माण कराया। फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं मंजिल का भी निर्माण करवाया। 14 प्रश्न, दिल्ली सल्तनत की निम्नलिखित में से किस प्रणाली का बहमनी और विजयनगर साम्राज्यों का प्रभाव पड़ा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इख्तियारी व्यवस्था का। इसे बहमनी और विजयनगर साम्राज्य में नयनकारी प्रणाली कहते हैं। इख्तियारी व्यवस्था को इख्तियारी को ख़त्म की अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने वेतन के आधार पर सैनिकों को भुगतान किया। बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी हसन बहमन शाह ने, जिसने 1347 से 1356 तक शासन किया। यह बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था। राजधानी इसकी गुलबर्ग थी, पहली राजधानी थी। हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है। बहमन अलाउद्दीन हसन बहमन शाह को पराजित किया इसने वारंगल के काकतीय शासक को। विजयनगर साम्राज्य 1370 से 1565 तक विजयनगर साम्राज्य का शासन रहा। इसका विजयनगर का अर्थ होता है विजय का शहर। इसकी स्थापना हरिहर बुक्का ने की, जिन्होंने शासन 1370 से 1356 तक शासन किया। संस्थापक थे हरिहर बुक्का, संगम के पुत्र थे। काकतियों के सामंत एवं बाद में उन्होंने कम्बली के दरबार मंत्री बने। विजयनगर साम्राज्य पर 4 वंशों ने शासन किया। पहला था संगम वंश, दूसरा था
तुलुप वंश। संगम तुलुप वंश तीसरा था। चौथा था आर्विडु वंश। दूसरा था सुलभ वंश। ये तुलुप वंश था तीसरा। पांचवा प्रश्न है, पादप कोशिका में मौजूद उस कोशिका की पहचान करें जो पशु कोशिका में नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्लास्टिड। इसे हम लवक भी कहते हैं, जो केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। लवक, लवक के बारे में देखेंगे। प्लास्टिड, यह पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। लवक का खुद डीएनए और राइबोसोम होता है। इसे 3 भागों में बांटते हैं। यह है हरित लवक, दूसरा वर्णिक लवक और तीसरा अवर्णीय लवक। पहले हरित लवक। हरित लवक, इसमें क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। हरित लवक में पौधे, हरित लवक में पीले और नारंगी वर्णक भी पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण की सहायता से भोजन बनाने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करता है। क्लोरोफिल हरा रंग का होता है। दूसरा टाइप इसका ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट अवर्णीय लवक, सफ़ेद और रंगीन लवक होता है। स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन पदार्थों का संग्रह करता है। यह अमाइलोप्लास्ट को कार्बोहाइड्रेट में बदलता है। एरियोप्लास्ट को प्रोटीन में बदलता है। एलाइयोप्लास्ट को वर्षा में बदलता है। तीसरा है वर्णी लवक। इसे टमाटर को यह सब्जियों को रंग प्रदान करता है। टमाटर को लाल रंग लाइकोपीन द्वारा प्राप्त किया जाता है। मिर्ची को हरा रंग कैल्सिथिन को के द्वारा प्राप्त किया जाता है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। पादप कोशिका, पादप कोशिका, इसमें कोशिका भित्ति, कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों पाई जाती हैं। जंतु कोशिका, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इसका सेकंड है रिक्तकाएं, बड़ी और केंद्र में स्थित होती हैं। इसमें रिक्तकाएं छोटी और कोशिका द्रव्य में के रूप में वितरित होती हैं। तीसरा है पादप कोशिका में प्लास्टिड लवक होते हैं। जंतु कोशिका में प्लास्टिड लवक अनुपस्थित होते हैं। चौथा है पादप कोशिका में लाइसोसोम अनुपस्थित होते हैं, जबकि जंतु कोशिका में लाइसोसोम उपस्थित होते हैं। इनमें पाचक एंजाइम होते हैं। यह पांचवा है साइटोप्लाज्म पतला होता है और केंद्रीय रिक्तका के कारण पर्दी की ओर धकेल दिया जाता है। पांचवा है इसमें साइटोप्लाज्म दानेदार होता है। यह संपूर्ण कोशिका में समान रूप से फैला होता है। सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग के अंडा की। सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा की, जो बैक्टीरिया है एक प्रकार का। सबसे बड़ी कोशिका मानव में होती है अंडाणु। सबसे छोटी कोशिका मानव में हो शुक्राणु। और पुरुषों में सबसे बड़ी होती है न्यूरॉन। सबसे लंबी कोशिका भी है। और महिलाओं में सबसे छोटी होती है आरबीसी। छठवां प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में तीसरी सबसे बड़ी बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बंगाली। पहली है हिंदी, दूसरी है मराठी और तीसरी है बंगाली। सबसे कम भाषा बोली जाने वाली है संस्कृत है, जो 0.3% बोली जाती है।
8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में बताया गया है। मूल संविधान में 14 भाषा थी, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, जिसे 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा जोड़ी गई। 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, मणिपुरी है यहाँ, मणिपुरी मणिपुरी कोंकणी जोड़ी गई। और 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी जोड़ी गई। और 96वां संविधान संशोधन 2006 के द्वारा उड़िया का नाम चेंज किया गया। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना कार्यक्रम माइक्रो फाइनेंस प्रकार की पहल से संबंधित नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उज्ज्वला योजना। यह गैस स्कीम है जिसमें गैस सिलेंडर प्रदान किया जाता था, मुफ्त एलपीजी गैस। उज्ज्वला योजना, यह मुफ्त एलपीजी सिलेंडर प्रदान किया जाता है। इसकी शुरुआत 1 मई 2016 को की गई थी। जनधन योजना, इसकी शुरुआत 2014 के दौरान की गई थी। जीविका परियोजना, यह बिहार से संबंधित है। इंदिरा क्रांति प्रथम योजना, यह आंध्र प्रदेश से संबंधित है। सूक्ष्म वित्त संस्था, इसकी स्थापना, इसका जनक मोहम्मद यूनुस को कहा जाता है। सबसे पहले बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। इसे 2000 मोहम्मद यूनुस को 2006 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। भारत में 1974 में अहमदाबाद में सबसे पहले स्थापना की गई थी सेवा के नाम से। स्वरोजगार महिला सेवा संघ के द्वारा स्थापना की गई थी। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, उच्च मुद्रास्फीति का अर्थ है कम वास्तविक जीडीपी, अन्य चीज़ों समान रहने पर। मूल सूचकांक 200 है यदि नाममात्र जीडीपी और वास्तविक जीडीपी समान है, यह गलत है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। वास्तविक जीडीपी कहते हैं आधार वर्ष को आधार प्रभाव के रूप में जाना जाता है। स्थिर कीमतों पर गणना करते हैं, इसमें मुद्रास्फीति समायोजित रहती है। नाममात्र जीडीपी मुद्रास्फीति के कारण वास्तविक जीडीपी से अधिक होती है। मौजूदा कीमतों पर गणना करते हैं, मुद्रास्फीति समायोजित नहीं होती। 9वां प्रश्न है, दिए गए विकल्पों से वह विकल्प चुने जो लेड नाइट्रेट की अपघटन अभिक्रिया का उत्पाद नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। नहीं, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर, नाइट्रोजन। यह तो सही है। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्थायी ऊतक की विशेषता है? कोशिका बार बार विभाजित होती हैं, यह गलत है। अकार्बनिक समावेशन अनुपस्थित है, यह सही है। अंतरकोशीय रेखिस्तान मौजूद है, यह गलत है, यह गलत है। पादप ऊतक कहलाते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। समान संरचना वाली कोशिकाओं का एक साथ संयुक्त समूह एक विशेष कार्य करने के लिए एक ऊतक का निर्माण करता है, इसे हम पादप ऊतक कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, एक है विभाज्योतक, दूसरा है स्थायी ऊतक। विभाज्योतक भी दो प्रकार का होता है। पौधे विभाज्योतक होते हैं, उपस्थित पौधों के ऊपरी भाग में उपस्थित होते हैं। अंतरकोश के स्थान अनुपस्थित होते हैं, रिक्तकाएं अनुपस्थित होती हैं। इसमें साइटोप्लाज्म पन्ना का बना होता है, पिन्ना का। सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। न्यूक्लियर प्रमुख घटक होता है। विभाज्योतक दो प्रकार का होता है, एक है शीर्ष विभाज्योतक, दूसरा है अंतर्विष्ट विभाज्योतक है। शीर्ष विभाज्योतक अंकुर और जल के शीर्ष में मौजूद होता है। यह जड़ और तने की लंबाई बढ़ाते हैं। अंतर्विष्ट विभाज्योतक है पत्तियों या इंटरकोट के आधार पर मौजूद होता है। इंटरकोट का होता है अर्थात यह चौड़ा अधिक होता है, जैसे अदरक। पत्तियां और इंटरकोट की लंबाई बढ़ाते हैं अंतर्विष्ट विभाज्योतक। दूसरा है स्थायी विभाज्योतक, यह कोशिकाओं को विभाजित होने की क्षमता खो देती हैं, यह एक विशेष भूमिका निभाते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि वीडियो
प्राप्त करना हो तो कमेंट कीजिएगा, उसमें आपसे कांटेक्ट किया जाएगा और आपको व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा, जिससे आपको पीडीएफ प्रदान कर सकते हैं। धन्यवाद।